हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि फिजिक्स में हम अब से रेगुलर वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो बीएससी का हो चाहे वो 12th का हो। ओके, तो आज ये 12th क्लास का है। 12th क्लास में हमारा पहला चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है वो कंप्लीट करा दी गई थी। हालांकि दूसरे चैप्टर की भी थ्योरी मैंने कंप्लीट कराई थी, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए मैं आपको ये जो चैप्टर है बिल्कुल शुरू से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, राइट। और पहले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट है, उसके न्यूमेरिकल्स आपको मैं अभी करा दूंगा 1-2 दिनों में, राइट। तो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, थ्योरी हो जाएगी। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स थ्योरी साथ साथ लेकर चलेंगे हम, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और एग्जाम आने से पहले आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पीसीएम का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी फिजिक्स, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कराएंगे आपका। तो एनसीईआरटी में आपका जो पहला चैप्टर था तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र था, और ये दूसरा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता ये चैप्टर है। इस चैप्टर का पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसकी प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे, बेसिकली होगा क्या इसमें, फिर आगे हम बात करेंगे इसके टॉपिकों की, राइट। तो इसकी हम प्रस्तावना की हम बात करें, इसके इंट्रो की, तो इसका इंट्रो हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, इसका हम परिचय करें, थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना के बारे में हम थोड़ी सी बात करें। तो थोड़ा सा पुरानी चीज़ों में पहुँचिए। जिस तरह हम द्रव के प्रवाह का पता कैसे चलता है, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, द्रव के प्रवाह की दिशा, द्रव के प्रवाह की दिशा का ज्ञान किसके द्वारा होता है, द्रव के तल के द्वारा। किसके द्वारा, इसका पता किसके द्वारा चलता है, द्रव के तल के द्वारा, राइट। इसको समझो जरा, द्रव के प्रवाह की दिशा हमको किसके द्वारा पता चलती है, द्रव के तल के द्वारा। कैसे, द्रव हमेशा नॉर्मली, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। ऊंचे तल का मतलब क्या है कि यदि मैं यहां पे क्या करूं, ये देखिएगा, ये एक गिलास है और एक ये गिलास है, ओके। इसमें पानी इतना भरा हुआ है, ये पूरा पूरा भरा हुआ है, और मैं इसको किसी पाइप द्वारा इस तरह से जोड़ दूं, इस नली द्वारा जोड़ दूं, और ये खाली है गिलास, तो पानी किधर जाने लगेगा, इसमें से इधर की ओर फ्लो होने लगेगा। तो ये जो पानी क्या है, इसमें यदि पानी भरा हुआ है तो मतलब क्या है, इसमें द्रव भरा हुआ है। इस द्रव की दिशा किसके अकॉर्डिंग पता चल रही है, द्रव के तल के द्वारा। इसका तल यहां तक है, द्रव का तल यहां तक है, तो इसका जो तल यानी कि ये यहां तक, ये यहां से यहां तक, इसका ये क्या है, द्रव भरा हुआ है, और इसका मतलब ये खाली है। तो द्रव किसकी ओर, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर जाने लग रहा है, यानी इसकी ओर जाने लग रहा है। और ये कब तक जाएगा, जब तक दोनों में पानी बराबर ना हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो बातों को। ऐसा समझ लीजिए, मेरे पास में 2 कप हैं, 2 कप, एक कप इसमें, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और इसमें पानी इतना भरा हुआ है, ऐसे जोड़ देंगे तो इससे इधर जाने लगेगा, इधर फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, ऊष्मा। ऊष्मा का प्रवाह की दिशा कैसे पता चलेगी आपको, ऊष्मा के प्रवाह, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किसके द्वारा पता चलती है, टेम्परेचर के द्वारा। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ये किसके द्वारा पता चलती है, ताप के द्वारा। कैसे, यदि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका ताप कितना है। एक वस्तु है, एक बॉडी ए है, इसका बॉडी का मतलब एक वस्तु है कोई भी, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक दूसरी वस्तु है मेरे पास में, ये बी है, ओके। इसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। और इनको मैं एक चालक तार द्वारा जोड़ दे रहा हूं, इसको एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें से ऊष्मा इसकी ओर फ्लो होने लगेगी। और कब तक जाएगी, इसमें से इधर ऊष्मा जाने लगेगी, और ऊष्मा इससे इधर जाएगी, और कब तक जाएगी, जब तक दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। बराबर का मतलब क्या, कि इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसमें 20 डिग्री है, यदि हम दोनों की हम बात करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, इसमें भी 60 डिग्री आएगा सेंटीग्रेड, इसमें भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी कि इसमें से हीट, यानी इसका जो ऊष्मा है वो किधर जाने लगेगी, इसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें फ्लो होने लगेगी। तो
ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण कौन करता है? टेम्परेचर। और द्रव के प्रवाह की दिशा का निर्धारण कौन करता है? द्रव का तल। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस चैप्टर में हम किस चीज का फिलो करेंगे? आवेश के प्रवाह की दिशा का ज्ञान हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आवेश किस वस्तु से किस वस्तु में ट्रांसफर हो रहा है, किस वस्तु से किस वस्तु में फ्लो होगा, वो किसके द्वारा होगा, क्या क्या उसमें फैक्टर होंगे, इस चीज का हम जानकारी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, समझ में आ गया बात? ठीक है। जिस तरह से हम यानी कि बात करी जाए हमारा यांत्रिकी में यानी कि मैकेनिक्स में हम द्रव का प्रवाह पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनामिक्स में हम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का ज्ञान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आज की इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम बात करेंगे हम वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश का पता हम किसके द्वारा करेंगे? यानी वैद्युत आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना, यानी कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा किसके द्वारा हमको पता चलेगी? वैद्युत विभव के द्वारा। किसके द्वारा? वैद्युत विभव के द्वारा। ओके, राइट। तो यहीं से वैद्युत विभव की परिभाषा ही बन जाती है। क्या? वैद्युत विभव वह भौतिक राशि होती है जिसके द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश की दिशा का निर्धारण होता है, आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण होता है। क्या बोला है? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण जिस भौतिक राशि के द्वारा किया जाएगा उसको हम वैद्युत विभव कहेंगे। ओके, नॉर्मली हो गया। बाकी हम जो फिजिक्स में आपको लिखना कैसे है, यानी कि प्रैक्टिकली तरीके से हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे वो भी हम समझाएंगे। ओके, इतना समझ में आया? तो इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ओके, ये पता होनी चाहिए आपको कि द्रव का प्रवाह की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है? द्रव के तल के द्वारा। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है? ताप के द्वारा, राइट। और ताप हमेशा उच्च वस्तु से निम्न वस्तु की ओर फ्लो होता है। ओके, तो ताप नहीं होता, ऊष्मा प्रवाहित होती है जिसके द्वारा वो टेम्परेचर को निर्धारित करती है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपका वैद्युत विभव। सीधे सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? नॉर्मली आपने परिभाषा तो पढ़ ही ली है, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे प्रैक्टिकली, तो बात करेंगे। देखो, ऐसा समझ लीजिए, एक एकांक आवेश है। क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा बना दूंगा। एकांक आवेश कहां से लेकर आए? अनंत से, बहुत दूर से, हमें नहीं पता ये क्या है, अनंत है। ठीक, एकांक आवेश को अनंत से, और यहां पे क्या है आपका, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। तीन चीज मिल रही है आपको। क्या? एकांक आवेश, एकांक आवेश को मैं Q0 से प्रदर्शित कर रहा हूं। ओके, एकांक आवेश है, इधर अनंत है, इधर वैद्युत क्षेत्र है। ओके, क्लियर है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। क्या बोला है? एकांक आवेश को, यानी यहां से अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु, यानी ए बिंदु है, यहां पर बी बिंदु है, यहां पर सी बिंदु है, यहां पर डी बिंदु है, यहां पर ई बिंदु है, इस तरीके से कोई भी बिंदु हो सकता है। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया वर्क, उसी को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो क्या परिभाषा बोली है मैंने, उसको एक बार लिख देता हूं मैं बहुत ही प्यार से, इसको आप समझ जाना, समझ तो गए ही होंगे। एकांक आवेश को क्या बोला है मैंने, परिभाषा क्या बोली है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, राइट। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? यानी कि ये है आपका अनंत, ऐसा समझ लीजिए, अनंत से, और यहां पे वैद्युत क्षेत्र है। इस अनंत से एकांक आवेश को, यानी कि ये एकांक आवेश है, इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर लेकर आऊं। मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक बिंदु है यहां तक, तो यहां तक जो इसको लाने में जो कार्य होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। ओके, चलिए, तो इसका सूत्र क्या बनेगा भाई? सूत्र बना दीजिए, V बराबर W/Q0। Q0 एकांक, देखो जिस चीज को एकांक बोले हमेशा याद रखना, अपनी खोपड़ी में, अपने भेजे में, अपने मस्तिष्क में एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लीजिए। जिस चीज को एकांक बोला जाएगा उस चीज का हमेशा भाग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भाग क्यों दिया जाता है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये 100 है, 100 को मुझे एकांक बनाना है, तो एकांक का मतलब क्या होता है? 1। एकांक का मीन्स क्या होता है? यदि मैं एकांक की बात करूं, एकांक का मतलब होता है 1, यानी कि हम बोलते हैं यूनिट का मतलब 1। तो इस 100 को 1 कैसे बनाया जा सकता है? आप कहोगे 99 घटा दो इसमें से। नहीं, घटाना जोड़ना नहीं होता है, गुणा करो या भाग करो, ठीक है। तो इस 100 को एकांक बनाने के लिए मुझे इसमें 100 का ही भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग देना पड़ेगा। उसी तरह से इसने क्या बोला? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो किसको एकांक बनाना है? एकांक आवेश। क्या बोला है? एकांक आवेश। तो जब हम आवेश को एकांक बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस एकांक आवेश का भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ओके, और इस परिभाषा को और अच्छा रूप देने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ देंगे एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या? धन परीक्षण आवेश। क्या बोल देंगे हम? एकांक धन परीक्षण आवेश। तो नॉर्मली जो आवेश लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप ये जोड़ दीजिएगा, ये एकांक धन परीक्षण आवेश। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, राइट। चलिए, तो इसका सूत्र ये हो गया V बराबर W/Q0। ठीक है, क्या है देखिए, V क्या है? वैद्युत विभव। ध्यान से समझो और परिभाषा को और थोड़ा इजी कर दे रहा हूं। वैद्युत विभव, राइट, बराबर है W के। ये क्या है? किया गया कार्य। ये क्या है? किया गया कार्य। वैद्युत विभव किए गए कार्य के बराबर होता है। कब? जब एकांक आवेश को अनंत से लाया गया हो। क्या किया गया हो? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कितना? W है। नीचे हमने क्या कर दिया? Q का भाग कर दिया, Q0 का। धन परीक्षण, देखो नॉर्मली आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और धन परीक्षण आवेश को याद रखना धन परीक्षण आवेश नॉर्मली मैं बात करूं, आवेश जो होता है उसको Q से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो परीक्षण आवेश होता है उसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, या इसको बोलते हैं Q0। ये क्या होता है? याद रखना, ये एक काल्पनिक आवेश होता है। यदि आपसे कोई एग्जामिनर, कभी मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल हो रहा है और प्रैक्टिकल में आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई धन परीक्षण आवेश क्या होता है, या नॉर्मली आपसे परीक्षण आवेश पूछ ले कि परीक्षण आवेश क्या होता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? बोलना सर ये जो परीक्षण आवेश होता है ये एक काल्पनिक आवेश होता है। काल्पनिक आवेश का मतलब क्या? कि यह एक काल्पनिक आवेश होता है, इसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है।
इसको हम यानी कि प्रयोग में, यानी जब हम करते हैं ना, परीक्षण करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं, परीक्षण का मतलब प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम मान के चलते हैं, अपनी कल्पना अनुसार मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एक ऐसा आवेश है जिसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये किसी के पास जाएगा तो अपने आप से उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो नॉर्मली समझ में आ गई क्या है धन यानी परीक्षण आवेश क्या होता है, एक प्रकार का एक काल्पनिक आवेश होता है जिसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो इस आवेश का अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, चलिए ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए इसको यहां से कर लेते हैं। चलिए तो ये हो गया, ये सूत्र बन गया आपका, ठीक है, ठीक, सूत्र हो गया। अब यहां से आगे देखिएगा, अब आप कहेंगे सर ये सूत्र डायरेक्ट लिख दिया, कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो सूत्र को इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे हम, यहां से लिखेंगे माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से लाने में किया गया कार्य W हो तब क्या होगा, तब वैद्युत विभव V बराबर W/Q0, ये सूत्र बन गया, राइट। इसका मात्रक भी बना लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए W क्या है, कार्य है। देखो W क्या है, यहां पर कार्य क्या है, W कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। इसको ऑब्लिक कर देंगे, जूल। इसको प्रति भी बोलते हैं, ऑब्लिक या बट्टे। नॉर्मली आप ऐसा भी लिख सकते हो, जूल अपॉन, ठीक है, या हम ऐसे बोलते हैं जूल अपॉन क्यू क्या है, एक प्रकार का आवेश है ना, चाहे परीक्षण आवेश हो या धन परीक्षण आवेश हो, ठीक है, परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या बन जाएगा इसका मात्रक, जूल प्रति कूलाम। क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम। या हम इसको एक दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसको हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, वोल्ट के नाम से। ओके, कुछ यानी कि कुछ जगह और क्या क्या मिल सकता है इसका आवेश, और आवेश भी मिल सकता है। जैसे कि ये देखिए, कार्य का मात्रक जूल भी होता है और भी मात्रक होता है। क्यों, अब थोड़ा सा मैकेनिक्स में पहुंच जाओ, क्या कि कार्य बराबर क्या होता था, W बराबर F × D, ये होता था। कार्य बराबर होता था, नहीं होता था भाई, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं मैं। मैकेनिक्स में क्या होता है, W बराबर, और वैसे तो यहां पे भी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली मैं आपसे बात करूं, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और ये B क्या है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो देखिए बन गया, लो कार्य का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर बन गया। ओके, और आवेश का मात्रक, आवेश Q बराबर एक फॉर्मूला ये होता है IT, पहले चैप्टर में पढ़ा था, Q बराबर IT, राइट। तो इसका भी मात्रक बना लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, I का मात्रक क्या है, एम्पियर। T का समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये एम्पियर सेकंड, ये मात्रक हो गया। तो इन दोनों मात्रकों को हम यहां पर रख देंगे। देखिएगा, कार्य का एक मात्रक और क्या हो गया, न्यूटन मीटर। क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। और ये आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं हम इसको, एम्पियर सेकंड। तो ये भी एक इसका मात्रक हो गया। तो ये अन्य मात्रक में आ जाएगा। कभी कभी देखो, ये मात्रक भी है, ये मात्रक भी है, और ये मात्रक भी है, राइट। तो क्वेश्चन इस पर किस तरीके से बनेगा वो भी समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि निम्न में से विभव का मात्रक नहीं है, निम्न में से विभव का मात्रक नहीं है। एक ऑप्शन दे दिया जूल प्रति कूलम, दूसरा ऑप्शन दे दिया वोल्ट,
तीसरा ऑप्शन दे दिया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड, राइट, और चौथा दे दिया न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो आपको न्यूटन मीटर प्रति सेकंड ऐसा दे दिया, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। देखो पहला मात्रक पहला देखिए आपका क्वेश्चन में बना देता हूं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, विभव का मात्रक नहीं है, विभव का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दे दिया जूल प्रति कूलाम, बी ऑप्शन दे दिया वोल्ट, सी ऑप्शन दे दिया आपका न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड, और डी ऑप्शन दे दिया न्यूटन प्रति मीटर सेकंड। तो अब आपको किस पर टिक लगाना है। इसने कहा है विभव का मात्रक नहीं है, तो ये ठीक है, ये मात्रक नहीं है विभव का, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट छोटे वाले, ठीक है, ट्रिकली, तो वो आपको याद होने चाहिए। चलिए ये हो गया। अब यहीं से आपका क्या बना लेते हैं हम, विमा बना लेते हैं, विमीय सूत्र। यहीं से आपका क्या बना लेते हैं, विमा। चलिए विमा कैसे बनेगी भाई, विमीय सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका विमीय सूत्र पर आएगा। देखिए कैसे, W/A। कार्य की विमा आपको पता होगी, नहीं पता, देखो या तो डायरेक्टली कार्य की विमा लिख दो, कार्य की विमा नहीं पता तो इसको फॉर्मूले को तोड़ लो। ये कार्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूटन प्रति, कार्य का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या है, ml² है, मतलब सॉरी बल का मात्रक न्यूटन और ये मीटर, ठीक है। अब बल की विमा तो पता होगी, बल की विमा नहीं पता, बल की विमा क्या होती है mlt-2, और विस्थापन मीटर यानी कि दूरी है, एक प्रकार की दूरी के लिए हम L लगाते हैं, इस तरीके से लिख दोगे, राइट। और ये एम्पियर का मतलब क्या है, एम्पियर का मतलब A, और सेकंड का मतलब क्या है T, समय, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इस A को ऊपर ले जाएंगे, T को ऊपर ले जाएंगे, और ये देखिएगा पहले ये M है, बात समझे ना जरा, देखिए M, L और L कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा, ये T-2 है। अब देखिए इस A को ऊपर ले गए तो A की पावर -1 आ जाएगा, इस T को ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -1 आ जाएगा, और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ml² T-3A-1, ये आ जाएगा, ये आ गया डायरेक्टली विमा, ठीक है। ये तो आपका ये विमीय सूत्र इस तरीके से बनेगा, क्या बन गया, ml² T-3A-1, ठीक है, ये आ गया, ये विमीय सूत्र। नहीं बनाना आया तो और मैं सिखा दे रहा हूं, डायरेक्टली आपको सूत्र से बनती है विमा। कार्य है तो कार्य की विमा आपको पता होनी चाहिए, कार्य की विमा क्या होती है, ml² T-2, ये होती है। ये आवेश है, आवेश की मात्रा, आवेश की विमा क्या होती है, AT, ये होती है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, L² तो है ही, ठीक है, फिर T की पावर देखो, T की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, चलो पहले इसको लिख ही दे रहा हूं मैं, T-2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, A की पावर -1, T की पावर -1, ये जब इसको हम जोड़ के लिखेंगे ml² T की पावर -3 A की पावर -1, ये क्यों आ गया, ml² T की पावर -2 है, ये -1 है तो -3 हो गया, A की पावर -1 ये आ गया, तो ये इसका विमीय सूत्र बन गया। ओके ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं परिभाषा कराऊंगा, 1 वोल्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा। चलिए तो अब आते हैं हम 1 वोल्ट की परिभाषा पर। अगला टॉपिक आ गया 1 वोल्ट की परिभाषा, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। देखिए
जैसे कि अभी हमने सूत्र बताया था, सूत्र कौन सा पढ़ा था अभी हमने, सूत्र था V बराबर क्या था, W अपॉन Q0। ओके, इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक था, मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ये था मात्रक है। तो इसका मतलब हम, ये सूत्र था विभव का, वैद्युत विभव का, और वैद्युत विभव का मात्रक क्या था, जूल बट्टे कूलाम या वोल्ट। तो इसका मतलब यही तो है कि इस वोल्ट को या तो इसको वोल्ट बोलो या हम इसको जूल बट्टे कूलाम, या तो हम वोल्ट का है या वोल्ट का ही दूसरा नाम है जूल प्रति कूलाम या जूल बट्टे कूलाम, यही बात है ना। ये W का मतलब जूल, Q का मतलब कूलाम, सिंपल, ठीक है। चलिए अब परिभाषा बना रहे हैं। परिभाषा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एक लगा दिया, इसके आगे एक लगा दिया, इसके एक लगा दिया। भाई किसी संख्या में एक से भाग करो या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन परिभाषा बन गई। 1 वोल्ट की परिभाषा बनानी थी, हमारा 1 वोल्ट आ गया। कैसे आया, 1 जूल में 1 कूलाम का यदि भाग करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 1 जूल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब इसकी परिभाषा बनाओ, कैसे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, या सीधे सीधे बात करो 1 कूलाम आवेश को, ये क्या है, ये था आवेश, आवेश, और ये क्या था, किया गया कार्य, ठीक है। देखो W क्या था, किया गया कार्य, ठीक। तो आवेश कितना है, और वो भी कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश, या सीधे सीधे बात करो 1 कूलाम आवेश, ठीक है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, या किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। थोड़ा सा समझो कि ये अनंत है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी कि हमारी बात चल रही है 1 कूलाम, यानी कितना, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, यानी ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना आ रहा है, 1 जूल प्राप्त हो रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, 1 जूल आ रहा है। और यहां पर यदि मैं बात करूं, इस दूसरे बी बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, यहां पर क्या आ रहा है, 5 जूल आ रहा है। ध्यान से समझे ना। यदि मैं बात करूं यहां से 1 कूलाम आवेश को यदि मैं बी बिंदु पर लेकर जा रहा हूं तो 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है, और यदि इस आवेश को ए बिंदु तक ला रहा हूं और यहां तक उसको 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो हम क्या चीज पकड़ लेंगे, 1 जूल को पकड़ लेंगे। तो मतलब क्या कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल प्राप्त हो, या 1 जूल किया जाए, किया गया कार्य 1 जूल प्राप्त हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट। इस बिंदु पर 1 वोल्ट नहीं होगा। ओके, समझ गए बातों को। 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य 1 जूल हो जाए, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है, सिंपल। मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है वैद्युत क्षेत्र में, यहां पर भी आपको 1 जूल ही मिल रहा है कार्य, तो 1 जूल मिलेगा, तो यहां पर भी विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। समझ में आएगी बात, क्लियर है। चलिए, तो ये परिभाषा बन गई आपकी, लिख लेना परिभाषा। आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके अपने आप लिख लेना। कैसे लिखोगे तो यहीं समझ आएगी। 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल प्राप्त हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसे लिख देना है, क्लियर है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब वैद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं, ठीक। ये मिटा देते हैं।
वैद्युत विभवांतर। ये वैद्युत विभवांतर क्या होता है भाई, ये क्या वाला है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। विभव, देखो वैद्युत विभवांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, विभव प्लस अंतर, सिंपल सी बात है। ये जो विभवांतर है किस शब्दों से मिलकर बना है, विभव प्लस अंतर, यानी विभवों का अंतर। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। लेकिन ये परिभाषा नहीं चलेगी। कैसी परिभाषा, थोड़ी स्टैंडर्ड परिभाषा होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे कि एक अंक जैसे ये देखिएगा, एक बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, राइट। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है क्या, एक वहां पे वैद्युत विभव की परिभाषा नॉर्मली ध्यान से समझ लेना। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या था कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव था। यहां पर क्या है, वैद्युत विभवांतर में क्या है, किसी एकांक आवेश को, यहां पर भी आवेश वही है, एकांक आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ऐसा नहीं, मान लीजिए यहाँ पे एक सी बिंदु है और ये सी, ठीक है, हम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो वो इन दोनों के बीच का विभवांतर होगा। यदि इसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा। समझ में आई परिभाषा। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक हम क्या लेके जा रहे हैं, एकांक आवेश को लेकर जा रहे हैं। और तो विभवांतर क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू जीरो, या हम इसको डेल्टा वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू जीरो लिख सकते हैं। मात्रक वही रहेगा जो विभव का था, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और विमा भी वही रहेगी। विमा क्या थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है। ये चीज क्लियर है बात। तो ये इसका विमीय सूत्र बन गया, ये मात्रक बन गया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। यदि हम, और परिभाषा क्या बनेगी, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए लिख दिया, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वी ए बी, यानी ए और बी के बीच का विभव का अंतर, या एक ए और बी के विभव के, ए और बी बिंदु के बीच का विभव क्या कहलाएगा, उन दोनों के बीच विभवांतर कहलाएगा। सिंपल बात खत्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं वैद्युत विभवांतर के, वैद्युत विभव के ऊपर क्या है। 15 × 10⁻⁴ कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में देखिएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या छांटेंगे, क्या चीज दिया है। न्यूमेरिकल को हमेशा करने से, फिजिक्स का न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें 4-5 फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अब फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले समझो, सबसे पहले सवाल को पढ़ो और पढ़ने के बाद उसमें क्या करो, क्या दिया है वो छांटो। इसमें क्या दे रखा है, देखो शुरुआत में 15 × 10⁻⁴ कूलम आवेश, तो इसमें क्या दे रखा है, एक आवेश दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है, 15 × 10⁻⁴ कूलम, ये आवेश दे रखा है, ओके। और इसमें आगे पढ़ोगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया, लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। 2 यानी कि कार्य कितना करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है 2.25 जूल, इतना कार्य करना पड़ रहा है, ओके। तो अब क्या करना है आपको, वैद्युत विभव ज्ञात करना है आपको, ठीक है। विभव का सूत्र, ये देखो सबसे पहले क्या दिया है, सवाल को पढ़ो, क्या दिया है वो छांट लो, फिर क्या पूछा है वो लिख लो, और जो पूछा है उसका सूत्र लगाओ। सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, इसमें सूत्र लगाएंगे V बराबर क्या था, W/Q था, ठीक है। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, Q0, तो वो परीक्षण आवेश था, परीक्षण आवेश।
लेकिन यहाँ पर परीक्षण आवेश नहीं, यहाँ पे वास्तविक आवेश लिया गया, इसलिए यहाँ पे हम Q0 नहीं लगाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, ये आ गया W/Q। ठीक है, चलिए W का मान कितना है 2.25 और आवेश का मात्रक कितना है 15 × 10⁻⁻⁴, ये इसका मान है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 15 इसको ऊपर लेके जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁻⁴। ये 10⁻⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगा। ध्यान रखना जो माइनस की घातें होती हैं ऊपर जाके कैसी हो जाती है प्लस की हो जाती हैं, तो 10⁻⁴ आ जाएगा। ये 15 आ गया। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करोगे सॉल्व। ये देखिएगा, ये 10⁻⁴ है, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो कैसे देखिएगा, इसको हम ऐसा लिख देंगे 2.25 × 10 × 10⁻³ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किया मैंने, क्या किया जरा ध्यान से समझो। मैंने क्या किया ध्यान से समझोगे, 10⁻⁴ था, 10⁻⁴ का मतलब 10 × 10 × 10 × 10, यानी कि ये 4 बार गुणा है। ओके, यदि मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 10 गुणा और ये 10⁻, ये तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, बात तो वही है, अब भी 10 गिरा, अब भी 10⁻⁴ है, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। क्यों तोड़ा है? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे इसके लिए तोड़ा है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा गुणा 10⁻³ हो जाएगा। नीचे आपका कितना है 15 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 15 का इसमें भाग कर लीजिए, देखो कैसे कट जाएगा, बहुत ही आसान। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचे, ये पॉइंट आ जाएगा 5 25, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और इससे भी इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 गुणा 10⁻³ कितना आ जाएगा 3, इतना V बराबर इतने वोल्ट आ गया। ठीक है, इतना क्या आ गया, इतने वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, और जरा थोड़ा सा और समझ लो ये कैसे आया। जिनको नहीं समझ में आया वो देखिएगा यहाँ से। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लो। ये कितना था, ये है 2.25, नीचे 15 है, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। यदि मैं इसको काट लो, काटेंगे कैसे, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 है, 2 अंक है ना पॉइंट के बाद, ध्यान से समझना, ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इस पॉइंट को हटा दूंगा, 1 और 1 2 जीरो मैंने बढ़ा दी नीचे, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर 225 हो गया गुणा, ये 10⁻⁴ है, नीचे कितना है, अब 1500 हो गया, नीचे कितना हो गया 1500। क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 और 1 2 अंक थे, जब 2 अंक हैं तो मैंने ये पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे क्या कर लिया 2 जीरो बढ़ा दी। ठीक है, तो नीचे 1500 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 225 है गुणा ये 10⁻⁴ है, इस 1500 को मैं लिख रहा हूँ 15 गुणा 10⁻², इसको मैंने कितना लिख दिया 10⁻⁴ है, ये 10⁻² है। ठीक है, चलिए अब ये 15 से कट जाएगा 225, देखो नहीं समझ में आया तो यहाँ पर 225 है, इसमें 15 का भाग कर लो, 15 एकम 15, बचेंगे कितने 7 बचेंगे, ये 5 उतार लिया, 15 पंजे 75, कुछ नहीं बचा, 15 बार कट गया, तो 15 से ये कट गया 15 बार, 15 गुणा 10⁻, ये देखिए ये 10⁻² है, 10⁻², ये ऊपर 10⁻⁴ है, तो क्या होगा, ये 10⁻⁴ गुणा ये 10⁻² भी ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्यों, मैंने पहले ही बताया था, जब नीचे घात माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और यदि नीचे प्लस की है, ये यदि प्लस की है तो ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा 10⁻, ये 15 गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, ये 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 15 गुणा 2 बचा। ठीक है, इतना लिख दीजिए, ये आंसर लिख दीजिए। अब कहोगे आप सर यहाँ पे तो ये आ रहा है आंसर और यहाँ पर ये आ रहा है, इतने वोल्ट आ रहा है, तो ये तो अलग अलग है। बेटा ये अलग अलग नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो 10⁻² का मतलब क्या है 15 गुणा, देखो सुनो, अभी कोई चीज़ डायरेक्टली लिखी हुई है, यानी 15 लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 15.0, जब ये पॉइंट आगे आएगा तो एक घात प्लस की आ जाएगी, तो मतलब क्या है 1.5 गुणा 10⁻⁴ गुणा 10⁻²।
में पॉइंट ये यहाँ पर था 15 पॉइंट, 15 का मतलब क्या है, इस 15 का मतलब है 15.0, ये पॉइंट आगे आएगा तो ये घात प्लस की आ जाएगी, ये आ गई। तो यहाँ पे 2 पहले थी, 1 पॉइंट आगे आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 15 × 10⁻3 इतने वोल्ट। इसका मतलब भी यही है, ठीक है ना, समझ गए। ये 15 × 10⁻2 बोल दो या 1.5 × 10⁻3 बोल दो, बात वही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश हसीबन, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।